चलिए आज बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जो हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए किया गया है जो संविधान लागू होने तक भारत के नागरिक बन चुके थे या तुरंत बाद बनने वाले थे। उसके लिए भारतीय संविधान में जो लोग नागरिक नहीं बने थे उनके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति दी गई कि वो अधिनियम द्वारा भारतीय जो निवासी हैं उनको नागरिकता के लिए या उन लोगों को जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं उनकी नागरिकता हेतु प्रावधान करने की शक्ति आर्टिकल 11 में दी गई। आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया। आज हम उसी 1955 अधिनियम की जो 1955 में अधिनियम बनाया गया संविधान सभा संसद द्वारा, उसके विषय में बात करने चल रहे हैं। तो एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 उन लोगों के नागरिकता की बात करता है जिनकी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 तक नहीं किया गया है, यानी नागरिकता में उनके विषय में नागरिकता के विषय में बात नहीं की गई है संविधान में। तो चलिए बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता हेतु इस अधिनियम का मतलब इसको अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में कुल मिलाकर 18 धाराएं बनाई गई थीं। 18 धाराओं में से 3 से लेकर जो धारा 3 से लेकर 18 तक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हैं तो कुल 5 तरीके बताए गए हैं। उन 5 तरीकों को ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है वो 5 तरीके। तो वो 5 तरीके हैं, या तो आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाए, या तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाए, या तो आप पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लें, या तो आप प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करेंगे, या तो आपको क्षेत्र समाविष्ट होने के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो क्या किया गया, जो 1955 में अधिनियम बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें कुल 18 धाराएं आई। 18 धाराओं में से जो धारा 3 से लेकर 7 तक ये प्रावधान किया गया। 3 से लेकर 7 तक आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7 कुल 5 धाराएं हैं। 5 धाराओं के अंतर्गत 5 तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित करने हेतु प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान क्या किया गया, वंश के आधार पर। ये नागरिकता अधिनियम की धारा 3 में वर्णित है कि वंश के आधार पर आप नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी व्यवस्था नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई। वंश का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 वही डेट है जिस पर हमारा संविधान लागू किया गया था, के बाद भारत भूमि पर जन्मा कोई बच्चा भारतीय नागरिक होगा। कब, जब उसके माता पिता चाहे जिस देश की नागरिकता रखते हो। देखिए इसमें प्रावधान क्या किया गया कि भारतीय भूमि पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था तो कर दी गई। व्यवस्था की गई तो देखा गया कि यहाँ पे कोई भी आ जाता है, मान लीजिए कोई विदेशी आया, उसका बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है, अगर मान लीजिए कोई गर्भवती विदेशी महिला आती तो क्या उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाए। इसका दुरुपयोग होने लगा इस प्रावधान का। तो 1986 में एक संशोधन किया गया। 1986 का संशोधन इस अधिनियम में एक 1955 के अधिनियम में 1986 में एक संशोधन करके ये बात जोड़ दी गई जो वहां कह रहा था ना कि माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो, बच्चे को नागरिकता प्राप्त ही हो जाएगी। तो प्रावधान किया कि माता पिता 1986 में उसी में एक चीज जोड़ दी गई। कहा गया ये कि माता पिता में से किसी एक की नागरिकता तो भारतीय होनी ही चाहिए। दोनों में से किसी एक की नागरिकता तो भारतीय होनी चाहिए। 1986 का अधिनियम जो संशोधन किया गया अधिनियम में, उसमें कहा गया
कि वह बच्चा जो भारत भूमि पर जन्म लेता है उसके माता पिता में से किसी एक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। लेकिन जानते हो लोग बड़े बुद्धिमान, बड़े चालाक, वो हर नियम की कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो ये बात कह दी गई ना कि माता पिता में से किसी एक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, तो दूसरा अवैध प्रवासी भी हुआ, तो जैसे मान लीजिए कोई बांग्लादेश से महिला आई, कई बार उदाहरण दिया, वो आके किसी भारतीय से विवाह कर लेती है, उससे एक बच्चा पैदा होता है, वो कहता है कि बच्चे को नागरिकता दे दीजिए। तो 2004 में भी एक संशोधन किया गया इस समस्या के निवारण के लिए कि कोई अवैध आदमी की संतान ना हो जाए यहाँ पे और भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले। इसे हेतु एक प्रावधान 2004 में किया गया। 4 में संशोधन करके ये बात कही गई कि जो बच्चा भारत में जन्म ले रहा है ना, उसके माता पिता में से किसी एक की नागरिकता तो भारतीय होनी चाहिए, लेकिन दूसरा भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये है आपका 1955 के अधिनियम का की धारा 3। धारा 3 में क्या कहा गया कि वंश के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। कब दी जाएगी? सबसे पहले प्रावधान किया गया कि माता पिता किसी भी देश के हो, बच्चा जन्म लेता है भारत भूमि पर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक होगा। फिर कहा गया कि नहीं, 1986 में संशोधन किया गया, कहा गया नहीं, माता पिता में से एक की नागरिकता तो भारतीय हो। लेकिन दुरुपयोग हुआ तो 2004 में फिर संशोधन किया गया और कहा गया माता पिता में से किसी एक की नागरिकता तो भारतीय हो ही हो, साथ में वो दूसरा जो जिसकी नागरिकता भारतीय नहीं है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था के तहत राजनयिक जो विदेश से यहाँ पर राजनयिक आए हैं ना, उनको और शत्रु देश के बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका अपवाद है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब वंश के आधार पर नागरिकता की बात कर ली जाती है, तो वंश कैसे निर्धारित किया जाएगा, ये भी प्रावधान 1955 के अधिनियम में किया गया। तो कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पूर्व, अभी मैं बताता हूं 10 दिसंबर 1992 के पूर्व की क्यों बात की गई है, के पूर्व विदेश में जन्मा कोई बच्चा तब भारतीय नागरिक होगा कब उसके पिता भारतीय नागरिक हों। ये कहा गया 1955 के अधिनियम में कि विदेश में जन्मा कोई बच्चा, किस तरह जन्मा कोई बच्चा, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पूर्व विदेश में कोई जन्मा बच्चा तब भारतीय नागरिक होगा जब उसके पिता की नागरिकता भारतीय हो। 1992 में जैसा आपको पता होगा कि महिला आयोग का गठन किया गया 1992 में। तो महिला आयोग ने यह प्रश्न उठाया कि केवल पिता की नागरिकता भारतीय हो, इस आधार पे बच्चे को नागरिकता दिया जाना कहीं ना कहीं महिला अधिकार का हनन है। इस वजह से अगर माता की भी नागरिकता होती है भारतीय, तो उससे जन्मे बच्चे को आप भारतीय नागरिकता दीजिए। इसी वजह से 10 दिसंबर 1992 को एक संशोधन किया गया इस अधिनियम में। वो ये किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद, या कह लें कि 10 दिसंबर 1992 के बाद, 26 जनवरी नहीं, यहां से 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 की बात की जा चुकी है। अब जब 10 दिसंबर 1992 को संशोधन लागू किया गया महिला आयोग के गठन के बाद, तो कहा गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे के लिए माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यहां पर महिलाओं को समान अधिकार दे दिए गए नागरिकता के प्रश्न पर। ठीक है, 2003 में यह व्यवस्था की गई कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया। ठीक है, पहले क्या था कि जन्म ले लिया है, उसमें से पहले जो व्यवस्था की गई कि 10 दिसंबर 1992 के पहले जो व्यवस्था की गई थी उसमें कहा गया था कि कोई भी एक पिता अगर भारतीय नागरिक हो तो
बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। महिला आयोग के गठन के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, नागरिकता मिल जाएगी। फिर किया गया कि पहले तो स्वतः ही नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन व्यवस्था की गई 2003 में, जो 3 दिसंबर 2004 से प्रभाव में आया। तो कहा यह गया कि 3 दिसंबर 2004, याद रखिएगा, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा तब भारतीय नागरिक होगा जब उसके रजिस्ट्रेशन, नागरिकता रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में, वहां स्थित भारतीय दूतावास में दे दिया जाए। ठीक है, ये वंश के आधार पर हो गया। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, अब देखिए 3 और 4 की बात कर ली, अब 5 पंजीकरण। इस अधिनियम की धारा 5 में वैध प्रवासियों की भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु उपबंध किया गया है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता उन्हीं को दी जाएगी जो भारत के वैध प्रवासी हो, वैध प्रवासियों हेतु इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंध किया गया है कि किस तरह नागरिकता प्राप्त होगी। भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, पहली चीज उसे भारतीय मूल का होना चाहिए। भारतीय मूल का व्यक्ति रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दे तथा आवेदन देने से 7 वर्ष पूर्व से भारत का सामान्य निवासी हो। पहली कंडीशन क्या बनाई गई? बनाई गई कि कोई वैध प्रवासी होना चाहिए और वो वैध प्रवासी अपने रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दे और आवेदन देने के पूर्व 7 वर्ष पूर्व से भारत का सामान्य निवासी हो। भारत के सामान्य निवासी 7 वर्ष पूर्व में 2 शर्तें रखी गई। ये जो 7 वर्ष पूरा होगा, ये पूरे 9 वर्षों में पूरा होगा। एक, जिस तारीख को उसने आवेदन दिया वो उस तारीख से 1 वर्ष पूर्व से लगातार भारत में रह रहा हो। 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब बचा कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष की व्यवस्था की गई कि उसके बाद जो ये 1 वर्ष पूरा हुआ ना, पीछे 1 वर्ष पूरा हुआ, अब उसके बाद 8 वर्ष, यानी 9 वर्ष हो गए ना, 1 + 8 9 वर्ष। उसके बाद 8 वर्षों में वो 6 वर्ष तो भारत में रहा हो। इस 7 वर्ष की व्यवस्था कैसे की गई बच्चों? इस 7 वर्ष की व्यवस्था ये की गई, जिस दिन आपने आवेदन दिया उससे 1 साल पूर्व तक तो आप लगातार रह ही रहे हो भारत में, और साथ ही साथ वो जो 1 साल दिया गया है उससे पूर्व 8 सालों में आप 6 साल भारत में रहे हो। 6 1 7 साल आपके पूरे हो गए। ये व्यवस्था की गई। पहली कंडीशन। भारतीय मूल का व्यक्ति, जो दूसरी बात कही गई, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो, उसको भी भारतीय नागरिक बनाने का, पंजीकरण द्वारा बनाने की व्यवस्था की गई। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों को पंजीकरण द्वारा आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु योग्य समझा गया। कोई व्यक्ति जो पूर्ण आयु या क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता चाहता हो वो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, साथ ही साथ उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, वो भी पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने योग्य समझा जाएगा। अगली चीज जो बात की गई, कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो, स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो तथा आवेदन देने के 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु योग्य समझा जाएगा। कैसा व्यक्ति? जिसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हों और साथ ही साथ वो 1 वर्ष का आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वो भी योग्य होगा। 1 वर्ष से भारत में निवास करने वाला OCI कार्ड धारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक जो होते हैं, अगर वो 1 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हैं, वो भी आवेदन देते हैं, तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने योग्य समझे होंगे जाएंगे। NRI, PI और OCI, इसके बाद में आप PIO,
उसके बारे में बात मैं अगले क्लास में कर दूंगा। अभी आप ये समझ लें कि OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया कार्ड जो धारण करता होगा, अगर वो 1 वर्ष से निवास कर रहा है तो पंजीकरण का आवेदन देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। इस प्रकार की जो भी नागरिकता प्राप्त की जाएगी, इस रजिस्ट्रेशन द्वारा जो भी नागरिकता प्राप्त की जाएगी, उसमें निष्ठा की शपथ लेनी होगी। देखिए, भारतीय संविधान में निष्ठा की शपथ लेनी होगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता की बात किन किन लोगों के लिए की गई? एक तो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, रजिस्ट्रेशन दे और 7 वर्ष से निवास कर रहा हो, सामान्य निवासी हो, 7 वर्ष की व्यवस्था आवेदन देने के 1 वर्ष पूर्व लगातार रहा हो और उसके बाद के 8 वर्षों में वो 6 वर्ष रहा हो। दूसरी व्यवस्था क्या की गई? भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर रह रहा हो, भारतीय मूल का होना चाहिए और अविभाजित भारत से बाहर रह रहा हो। अविभाजित भारत वही है 1935 के अधिनियम में जिस भारत का वर्णन किया गया था। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे होंगे, उनको भी नागरिकता देने योग्य समझा जाएगा। कोई व्यक्ति जो पूर्ण और आयु और क्षमता का हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहे हो। अगली व्यवस्था जो इसमें की गई थी, कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो और आवेदन देने से पूर्व वो व्यक्ति 1 वर्ष पूर्व से वो भारत में निवास कर रहा हो, वो भी समझा जाएगा। OCI कार्ड धारक जो 1 वर्ष पूर्व से भारत में आवेदन देने के 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने ही योग्य समझा जाएगा। इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त नागरिकों को, इस प्रकार प्राप्त की गई नागरिकता से समस्त नागरिकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अगला जो है वो है प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की विधि। प्राकृतिक रूप से सरकार आवेदन प्राप्त होने से उस व्यक्ति को जो अवैध प्रवासी भारत का ना हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दे सकती है। शर्तें ये हैं। शर्तें कौन कौन सी हैं? आवेदन अगर कोई प्राप्त होता है तो भारत सरकार उसको जो है प्राकृतिक रूप से नागरिकता दे सकती है, लेकिन उसमें शर्तें रखी गई। शर्तें रखी गई उस देश से संबंधित ना हो, ऐसे देश से संबंधित ना हो, यानी बांग्लादेश शत्रु देश से हमारे संबंधित ना हो, जिनके लोगों को प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता ना दी जा सके। क्या ना दी जा सके? ऐसा व्यक्ति आवेदन प्राप्त होने पर ये गवर्नमेंट चेक करेगी कि क्या वो व्यक्ति ऐसे देश से तो नहीं संबंधित है जिसे हम प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात क्या करता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर उसे अन्य देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। पहली क्या कंडीशन रखी गई प्राकृतिक रूप से नागरिकता में? कि उस देश से संबंधित ना हो जिसके लोगों को प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता ना दी जा सके। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर उसे अन्य देश, जिस देश का वो नागरिक है, उसकी नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। तीसरी रखी गई कंडीशन, उसका चरित्र अच्छा हो और 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे एक चीज और भी पता चल गई। क्या पता चल गई? कि भाषाओं का वर्णन कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या रखी गई बच्चों? कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगली क्या शर्त रखी गई? सरकार जो है उपरोक्त शर्तों में ढील दे सकती है। ठीक है, उपरोक्त शर्तों में ढील दे सकती है। कैसे लोगों के लिए? व्यक्ति विशेष क्षेत्र, कला संस्कृति, मानव कल्याण, मानव सेवा, विज्ञान इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, विज्ञान आदि से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है तो उपरोक्त शर्तों में ढील दे सकती है। इसमें भी ये कंडीशन है कि इस प्रकार नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को भारतीय संविधान में निष्ठा की शपथ लेनी ही होगी। प्राकृतिक रूप से नागरिकता के विषय में शायद आप समझ चुके होंगे। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर
अगर मान लीजिए भारत सरकार किसी क्षेत्र को समाविष्ट करती है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में संविधान तो मौन था, लेकिन 1955 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है तो उसके अंतर्गत निवास करने वाले समस्त नागरिकों को भारत सरकार भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी, जैसा कि गोवा इत्यादि के लिए यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर नागरिकता प्राप्त हो गई है तो नागरिकता समाप्त होने का भी प्रावधान कर दिया गया है इस अधिनियम के तहत। इसमें 3 तरह से आप नागरिकता से वंचित हो सकते हैं या नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। वो 3 तरीका कौन कौन सा है? एक तो आप स्वैच्छिक रूप से नागरिकता त्याग कर दें। स्वैच्छिक रूप से नागरिकता त्याग करने के लिए आप नाबालिग नहीं होने चाहिए, यानी पूर्ण आयु और क्षमता का आपका होना चाहिए, तब आप नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। परंतु भारत यदि उस समय जिस समय आप नागरिकता त्याग करने की घोषणा करते हैं युद्धरत है, तो वो आपके नागरिकता त्याग करने पर विचार नहीं भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्या है, अगर आप पूर्ण आयु और क्षमता के हैं तो आप स्वैच्छिक रूप से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये कंडीशन साथ साथ में दी हुई है कि अगर उस समय भारत युद्धरत हुआ तो वो आपके नागरिकता त्याग करने की घोषणा पे विचार नहीं भी कर सकता है। बर्खास्तगी द्वारा, बर्खास्त कब किया जाएगा? एक तो बर्खास्तगी द्वारा तब किया जाएगा आप यदि कोई स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से, कि कोई दबाव उसके ऊपर ना हो, वो अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्तगी द्वारा कि उसकी भारतीय नागरिकता सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि युद्ध काल में इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगली बात, वंचित करने द्वारा। वंचित कब किया जाएगा? वंचित करने की कंडीशनें बताई गई हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो वो है भारतीय नागरिकता फर्जी तरीके से या फर्जी कागजातों के माध्यम से प्राप्त कर लिया हो, उसकी भारतीय नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाएगा। संविधान के प्रति उसने अनादर या दर्शाया हो, उसको भी भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ युद्ध काल के दौरान उसने शत्रु देश से गैर कानूनी संबंध बनाया हो, इस पर भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है या वंचित किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्ति के बाद किसी अन्य देश में 2 वर्ष की सजा हो जाए, ऐसे भी भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या फिर 7 वर्षों से वह लगातार किसी अन्य देश में रह रहा हो, ऐसे भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी वंचन द्वारा। ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नागरिकता अधिनियम 1955। मिलते हैं NRI, PIO और OCI के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।